जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों के हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र के सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूं, जिसे जेसीईआरटी ने आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जारी किया है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका दिया गया है खंड का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश से 7 प्रश्न पूछे गए हैं और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि यहाँ पर जो एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद नीचे आपका कुल मिलाकर के 7 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। और दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रकृति पर्व सरहुल बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला जनजातियों का प्रमुख पर्व है। यानी कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के जनजातियों के द्वारा जो सरहुल पर्व मनाया जाता है, उसको लेकर के इसमें पूरा डिटेल से दिया गया है कि कैसे मनाया जाता है। और इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछा गया, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रकृति पर्व सरहुल कब एवं किनके द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रकृति पर्व सरहुल है, ये बसंत ऋतु में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। आपका जो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्र के जो जनजाति यानी कि आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा इस सरहुल पर्व को जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है। दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न है कि सरहुल पर्व की शुरुआत किस माह से होती है और वह कितने दिनों तक चलती है। तो दोस्तों सरहुल पर्व की शुरुआत जो है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू होती है और वह 4 दिनों तक चलती है। सरहुल का जो पर्व है 4 दिनों तक चलती है। इसका तीसरा प्रश्न आपका जो पूछा गया है कि सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है। तो दोस्तों सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है, उस दिन होता है कि सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि पहले दिन क्या होता है सरहुल पर्व में। इसका चौथा प्रश्न है कि पहान क्या करते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि पहान सरहुल पर्व के दूसरे दिन हर घर की छत पर साल के फूल को रखता है और तीसरे दिन पहान द्वारा उपवास रखा जाता है तथा सरना अर्थात पूजा स्थल पर सरई के फूल की पूजा की जाती है। सरई की फूल का मतलब है कि साल का जो फूल होता है ना, सरई का जो पेड़ बहुत लंबा लंबा होता है, उसके फूल की पूजा की जाती है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 5वां प्रश्न है वह है कि सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों से पूजा होती है। तो अभी इसका उत्तर हम लोगों ने ऊपर में भी देखा है और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है कि सरहुल के पूजा स्थल पर सरई यानी कि साल के फूलों से पूजा होती है। तो इस तरह से 5वें प्रश्न के उत्तर को देख लिया। इसका छठा प्रश्न है कि लेटे कैसे बनता है। तो दोस्तों ये कैसे बनता है, सरहुल पर्व में पूजा स्थान में बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल को मिश्रित कर खिचड़ी अर्थात लेटे पकाई जाती है। यानी कि ये जो हम लोग देख रहे हैं कि सरहुल पर्व के अवसर पर पूजा स्थान यानी कि सरना स्थल पर जो बलि दी जाती है मुर्गी का, तो उस मुर्गी को और साथ ही साथ चावल दोनों को मिला करके खिचड़ी बनाया जाता है और उसी को लेटे कहा जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि लेटे कैसे बनता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 7वां प्रश्न है उसका पूछा गया कि सरहुल फूलों का विसर्जन किस स्थान पर किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि गिड़िया नामक स्थान पर चौथे दिन सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। यानी कि सरहुल का जो पर्व है कुल मिलाकर के जो 4 दिन चलता है, तो अंतिम दिन यानी कि चौथे दिन जो है सरहुल के फूल को गिड़िया नामक स्थान पर विसर्जित किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका खंड ब है, यानी कि पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें सबसे पहले आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें और इसका उत्तर 150 शब्दों में देना है। और सभी प्रश्न आपका 3-3 नंबर का, यानी कि कुल मिलाकर के 15 नंबर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न से रहेगा। आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसमें जो आपका पहला यानी कि 8वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। आगे लिखना है कि एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। तो इस तरह से हम लोगों ने 8वें प्रश्न
प्रश्न के उत्तर को देखा जिसमें पूछा गया था कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 9वां प्रश्न आपका पूछा गया है कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है। संगतकार का मतलब होता है संगति, और इसमें जो इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जैसे में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि ठीक करने वाले कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगतकार की ही तरह काम सीखते हैं और करते हैं। यानी कि जो सेकंड होते हैं ना, जिसको खलासी कहते हैं हम लोग, गाड़ी चलाने वाले के साथ जो रहता है खलासी, तो उसको हम लोग संगतकार कह सकते हैं, यानी कि हेल्पर। आगे हम लोग इसमें देखें तो दिया हुआ है कि लुहार, काष्टकार, मूर्तिकार, रंग रोगन करने वाले, चर्मकार, नल ठीक करने वाले और पत्थर का काम करने वाले इसी श्रेणी से संबंधित होते हैं, जो अपने अपने गुरु या उस्ताद से अभ्यास के द्वारा काम सीखते हैं। यानी कि जिस काम को हम लोग जो है गुरु या फिर उस्ताद से सीखते हैं तो उसको जो है संगतकार कहते हैं। जो उसके साथ जो रहते हैं ना सेकंड व्यक्ति, तो उसको जो है संगतकार कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 10वां प्रश्न है वह है कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। यानी कि जॉर्ज पंचम का जो नाक टूट गया था तो उसको फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किया, किस तरह से प्रयत्न किया, उसको यहाँ पर लिखना है। और इसका उत्तर लिखना है कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार के द्वारा किए गए यत्न निम्नलिखित हैं। यानी कि कौन कौन सा यत्न किया, तो इसमें क में दिया गया कि मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न लगने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थर की खानों का, आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है, तूफानी दौरा किया गया। आगे ख में लिखना है कि उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया, ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम के लाट पर नाक लगाई जा सके। परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। ये तो हम लोगों ने देखा कि दुर्भाग्य से जो है उसका भी नाक इसमें बड़ा निकला, जिसके कारण यहाँ पर लगाया नहीं जा सकता था। इसको दोस्तों ग में दिया गया कि आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार और चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों से जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। यानी कि जब उसको जो है कोई भी उपाय नहीं बुझाया तब क्या हुआ कि उसको जो है जिंदा इंसान का नाक उसमें लगाने का आदेश दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 11वां प्रश्न है कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो इसका उत्तर होगा कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया है। आगे लिखा हुआ है कि प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समा ही नहीं पाती, इसीलिए वह सब तरफ फूटी पड़ी दिखाई देती है। आगे इसमें लिखना है कि प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्यापकता को कवि ने प्रकट किया है। इसके बाद आगे कि वह परम सत्ता अपनी श्वासों से प्रकृति के कोने कोने में सुगंध के रूप में व्याप्त है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें जो दिया गया कि प्रकृति ही कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है और उसकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई देती है। आगे दिया हुआ है कि प्रकृति की व्यापकता ही मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देती है। आगे लिखना है कि वन का प्रत्येक पेड़ पौधा इसी सुंदरता से भरकर शोभा देता है और प्रकृति की व्यापकता नैसर्गिक सौंदर्य की मूल आधार है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया, जिसमें पूछा गया था कि अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपके लिए जो 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न है कि फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा कि जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है
तथा उसके ताप में उष्णता होती है, उसी प्रकार फादर बुल्के को याद करना शरीर और मन में उष्णता, उत्साह तथा पवित्र भाव भर देता है। आगे लिखना है कि अतः फादर की स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र आग और उसकी लौ की तरह आजीवन बनी रहती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 13वां प्रश्न है कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, और इसका उत्तर होगा कि पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी और पान वाले का रंग काला था और वह शरीर से मोटा था और उसकी आंखें हंसती हुई थी और उसकी तोंद निकली हुई थी। तोंद का मतलब समझते हैं ना, जो पेट निकल जाता है उसको तोंद कहा जाता है। इसके बाद आगे इसमें दिया गया कि जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था और बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। आगे लिखना है कि वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था और यह उसकी आदत भी बन चुकी थी। आगे की पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता था। तो दोस्तों, इस तरह से जो 13वां प्रश्न पूछा गया था कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, तो ये आपका जो है बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर तैयार हो गया। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका 14वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया कि चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए। तो इसका उत्तर होगा कि हवलदार साहब के दिमाग में यह बात थी कि चश्मा वाला अवश्य कोई फौजी आदमी या नेताजी का साथी रहा होगा, लेकिन उस बूढ़े मरियल और फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हवलदार साहब जो है चक्कर में पड़ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने 14वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया खंड ग रचना और व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 15वां प्रश्न है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपका 2, 3, 4 विषय दिए गए हैं और उसमें से आपको केवल एक ही विषय पर निबंध लिखना है 250 शब्दों में। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपका हमारा झारखंड पर जो है निबंध लिखा है, यहाँ पर आपके उत्तर के रूप में यहाँ पर सम्मिलित किया है, जिसका संकेत बिंदु है परिचय, इतिहास, सीमा निवासी एवं साधन उपसंहार। यानी कि इन बिंदुओं को यहाँ पर जगह देते हुए निबंध को पूरा करना है। और इसका उत्तर देखिए, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया है, जिसमें यहाँ पर लिखना है सबसे ऊपर में उत्तर और बगल में लिखना है हमारा राज्य झारखंड और इसको अंडरलाइन कर देना है। और सबसे पहले परिचय लिखना है। आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, संकेत बिंदु जो दिया गया था, इसमें क्या दिया गया था, परिचय। तो इसको जो है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिचय। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखना है परिचय और इसमें लिखना है कि सुरमय पहाड़ियों और वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। एक बार जो यहाँ आ गया फिर यहीं का होकर रह जाना चाहता है। इसके बाद आगे हम लोग इसमें लिखेंगे कि यहाँ की स्वर्णिम भूमि सस्य श्यामला, रत्न गर्भा और वन संपदा से परिपूर्ण है और इसकी प्राकृतिक छटा अनूठी है। हर और प्रकृति अपनी अनोखी छटा बिखेरती रहती है। तो इस तरह से परिचय में हम लोगों को इतना लिखना है। इसके बाद आगे हम लोगों को इतिहास लिखना है। जो आप लोग यहाँ संकेत बिंदु में देख सकते हैं, अगला पॉइंट आपका क्या था, इतिहास। यानी कि झारखंड का इतिहास क्या रहा है, इसको यहाँ पर लिखना है। और इसमें लिखना है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया है और आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया और इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है और ईसा से लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि मिले हैं। यानी कि हमारा जो झारखंड है वो बहुत पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है। इसके बाद आगे इसमें लिखना है कि पहले बिहार और उड़ीसा संयुक्त राज्य के रूप में थे। यानी कि शुरू में बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक ही साथ में था, बाद में सब जो है अलग अलग हुआ है। आगे इसमें लिखना है कि इसमें बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए थे। 1936 ईस्वी में जो है बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग हुआ था। आगे इसमें लिखना है कि बिहार के साथ ई भू प्रदेश का उपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा था, अतः अलग राज्य के लिए झारखंड में बहुत दिनों तक आंदोलन चला। शिबू सोरेन है, साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो है, निर्मल महतो है, इत्यादि लोगों ने, अनेकों लोगों ने इसको लिए आंदोलन किया और अंततः क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। आगे इसमें
लिखना है कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारतीय मानचित्र पर वे राज्य के रूप में झारखंड प्रदेश का उदय हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। यानी कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। चलिए मैंने बता दिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें जो पॉइंट देना है सीमा, यानी कि झारखंड कहाँ पर स्थित है और इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर लिखना है कि इसके उत्तर में बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि झारखंड का जो चौहद्दी है वो क्या है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ के निवासी कैसे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 2,69,00,000 है। कितनी आबादी है? 2,69,00,000। इसके बाद आगे लिखना है कि झारखंड में 30 के करीब जनजातियां रहती हैं। कुल मिलाकर के झारखंड में 30-32 प्रकार की जनजातियां रहती है, जिसमें संथाल, मुंडा और उरांव ये 3 अत्यंत प्रमुख हैं। और झारखंड में चावल और गेहूं फसलें होती है। झारखंड में चावल और गेहूं का बहुत अधिक उत्पादन होता है, जिसे हम लोग खाते हैं। दोस्तों इसके बाद आगे जो आपका संकेत बिंदु है वो है साधन, और इसमें लिखना है कि देश में खनिज की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है और यहाँ उद्योग धंधों का जाल बिछा है। जमशेदपुर, रांची आदि प्रमुख औद्योगिक नगर हैं और तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज और बॉक्साइट यहाँ प्रमुख रूप से उपलब्ध है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ के साधन के बारे में देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो पर्यटन के बारे में लिखना है। पर्यटन का मतलब है कि यहाँ पर घूमने फिरने के कौन कौन से अच्छे स्थान है। तो इसमें लिखना है कि पर्यटन की दृष्टि से झारखंड में अपार संभावनाएं हैं और हुंडरू, दसम, जोन्हा, हिरनी आदि जलप्रपात नयन अभिराम है, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा नेतरहाट का पठार झारखंड का सबसे ऊंचा और खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र है और स्वर्ण रेखा, दामोदर, कोयल आदि नदियां इस प्रदेश की शोभा है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती है? स्वर्ण रेखा, दामोदर, कोयल आदि नदियां बहती है। इसके बाद आगे लिखना है कि पलामू तथा हजारीबाग का नेशनल पार्क इस प्रदेश का नामी गिरामी अभयारण्य है। अभयारण्य का मतलब यहाँ पर तरह तरह के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आगे लिखना है कि झारखंड में बहुत से धर्म स्थान भी हैं, जिसमें देवघर विश्व विख्यात है, बासुकीनाथ, आंजन धाम, चुटिया का मंदिर, रजरप्पा का, छिन्नमस्तिका मंदिर, राम रेखा धाम आदि प्रमुख धर्म स्थान है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि झारखंड में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, यानी कि घूमने वाले स्थल हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसका अंत में उपसंहार लिखना है और इसमें लिखना है कि संसाधनों से भरा पूरा हमारा झारखंड त्वरित विकास की बाट जो रहा है, यानी कि इसका जो विकास अच्छा से नहीं हो पाया है और ये विकसित होने के लिए चाह रहा है। आगे इसमें लिखना है कि आशा है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा और सभी सुखी होंगे, यानी कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो हमेशा खुश रहेंगे। आगे इसमें लिखना है कि समृद्ध होंगे तथा सर्वत्र शांति, समरसता एवं सुशासन का साम्राज्य होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है झारखंड के निबंध को लिखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 16वां प्रश्न है कि मलेरिया से बचाव हेतु जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखिए, यानी कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां पर गंदगी के कारण मलेरिया फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए, साफ सफाई के लिए जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले लिखना है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका धनबाद। यहाँ पर धनबाद, रांची, जमशेदपुर, देवघर कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। इसका विषय में लिखना है कि मच्छरों की रोकथाम करने हेतु उचित कार्यवाही के लिए पत्र। इसके बाद यहाँ पर लिखना है महोदय। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो मुख्य बिंदु है, यानी कि मुख्य जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है और इसको लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मेरा नाम रमेश है और मैं बैंक मोड़ धनबाद में रहता हूं और बैंक मोड़ कॉलोनी की हो रही दुर्दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।
दोस्तों आप लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। आगे लिखना है कि बैंक मोड़ में जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नालियों की सफाई ठीक से नहीं हुई है, जिस वजह से नाली में गंदगी और पानी जमा हो रहा है। जिस सब के कारणवश यहाँ पर मच्छरों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि दिन हो या रात यहाँ पर सिर्फ मच्छर ही दिखाई देते हैं और इन मच्छरों की वजह से छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, छोटे क्या बड़े भी बीमार हो जाते हैं। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ के कूड़े कचरे को हटाकर नालियां साफ करवाई जाए और साथ में मच्छरों को मारने वाले धुएं को भी छोड़ा जाए या फिर मारा जाए। और यहाँ पर लिखना है धन्यवाद। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर जो है एड्रेस लिखना है। कैसे लिखना है? सबसे पहले लिखना है भवदीय और नीचे लिखना है सुरेश कुमार, नगर पालिका धनबाद, दिनांक 12/3/2023। यहाँ पर जो है आपका विश्वासी भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने लेटर को देख लिया कि किस ढंग से लिखना है। इसके बाद आपका जो 17वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी कि एक हर्बल साबुन उत्पाद है, इसको बेचवाना है, इसका विज्ञापन जो है पेपर या फिर क्या कि दीवालों पर चिपकाना है। तो इसका विज्ञापन आप कैसे तैयार करेंगे? तो इसका जो उत्तर हम लोग तैयार करेंगे इस तरह से तैयार करेंगे जो बॉक्स में आप लोग देख रहे हैं। और इसमें सबसे ऊपर में लिखना है स्वस्थ और सुंदर त्वचा के लिए हमेशा प्रयोग करें। किसका प्रयोग करना है? पतंजलि हर्बल साबुन का। यहाँ पर आप लोग किसी भी हर्बल साबुन का नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर पतंजलि हर्बल साबुन लिखा है। इसके बाद आगे लिखना है कि त्वचा में निखार लाए बिना कोई नुकसान के। यानी कि साबुन से नहाने से क्या होगा कि आपका जो त्वचा है निखर जाएगा, पूरा गोरे नारे हो जाइएगा और बिना किसी नुकसान का। हम लोग देखते हैं ना फेयर एंड लवली का जो प्रचार देता है उसमें पहले जो एक लड़की रहती है जो काली रहती है और वह जब फेयर एंड लवली लगाना शुरू कर देती है तो गोरी हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से यह साबुन भी है, इससे नहाने से क्या होगा कि त्वचा में निखार आ जाएगा और वह भी बिना नुकसान के। इसके बाद आगे लिखना है कि विशुद्ध जड़ी बूटियों से निर्मित हानिकारक केमिकल्स रहित, यानी कि ये जो जड़ी बूटी से बना हुआ है और इसमें केमिकल भी नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट में लिखना है कि त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए आज से ही आजमाएं और असर देखें, यानी कि इससे नहाइए और असर देखिए। और नीचे लिखना है संपर्क करें जमशेदपुर, मोबाइल नंबर ये है। ये जो मोबाइल नंबर है काल्पनिक है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों के लिए JCERT द्वारा जारी किए गए हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र के सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही अच्छे ढंग से देखा। और ठीक इसी तरह से अन्य जितने भी विषय हैं उसके मॉडल प्रश्न पत्र को एक एक करके इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। साथ ही साथ VVI प्रश्नों के उत्तर को भी अपलोड करूंगा। इसीलिए आप सभी छात्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।